नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने भाषा विज्ञान इस पेपर के अंतर्गत दूसरे पार्ट में स्वन विज्ञान अर्थात ध्वनि विज्ञान के बारे में बातें की है। इसमें से ध्वनि क्या है या अर्थात स्वन क्या है, फिर ध्वनि किसे कहे, ध्वनि विज्ञान किसे कहते हैं और ध्वनि विज्ञान की परिभाषाएं हमने अब तक देखी है। अर्थात अर्थ, स्वरूप और परिभाषा के आधार पर हमने अब तक ये जान लिया है कि भाषा विज्ञान में जिस ध्वनि का अध्ययन किया जाता है वह ध्वनि जो है अन्य सामान्य आवाज़ों की तुलना में अलग है। और वो अलगता किस वजह से है? क्योंकि मनुष्य के मुख के द्वारा उच्चारित होने वाली ध्वनि का ही अध्ययन ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ तक हम आए हैं। पाठ में दिया हुआ अगला मुद्दा जो है भाषा ध्वनि, इस मुद्दे को हम आज देखने वाले हैं। देखिए, ध्वनि की जो व्यापकता है बहुत बड़ी है। मतलब प्रकृति में मौजूद हर वो चीज हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में वहां पे आवाज निकालती है। बादल की गड़गड़ाहट हो सकती है, तूफान की आवाज हो सकती है, रेल दौड़ रही है उसकी पटरी की आवाज हो सकती है। अर्थात हमारे आसपास मौजूद जितनी भी चीजें हैं जो चल रूप में हैं, अर्थात चलने वाली जितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों में हम देखते हैं कि कोई ना कोई आवाज वहां पे निकल रही है। लेकिन ध्वनि विज्ञान जो है उन आवाजों को वहां पे अपनी कक्षा में नहीं लेता या अपनी परिधि में नहीं लेता। तो वह सीधे जो है मनुष्य के आवाजों की बात करता है और मनुष्य के मुख से भाषा में सहायक जो ध्वनियां हैं उनको लेकर ही ये अध्ययन करता है। तो इस बात से स्पष्ट है कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत आने वाला स्वन विज्ञान या ध्वनि विज्ञान जो है, हम जितना विस्तृत रूप में ध्वनि का रूप देखते हैं उतना विस्तृत वो नहीं है, वो सीमित है और मनुष्य की आवाज से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ध्वनि विज्ञान में इस ध्वनि को अलगाने के लिए भाषा ध्वनि नामक एक संकल्पना वहां पे रखी गई है, जिसके अंतर्गत हम अन्य ध्वनियों को थोड़ा सा अलग करके मनुष्य की ध्वनियों को ही वहां पे भाषा ध्वनि के रूप में स्वीकारते हैं। और इसी मुद्दे को हम थोड़ा सा सुधारण देखने वाले हैं कि भाषा ध्वनि आखिर है क्या और अन्य सामान्य ध्वनियों की तुलना में भाषा ध्वनि किस रूप में वहां पे अपना अलग अस्तित्व वहां पे बनाए हुए है और ध्वनि विज्ञान या स्वन विज्ञान जो है उस भाषा ध्वनि को किस रूप में वहां पे स्वीकारता है। तो ये सभी बातें जो है थोड़ा सा इस मुद्दे के भीतर आएंगी। और अब तक हमने स्वन की परिभाषा देखी है, ध्वनि की परिभाषा देखी है, ध्वनि विज्ञान क्या है ये भी बातें देखी है। इन बातों को समझे बगैर हम आगे की बात नहीं समझ सकते, इसलिए पीछे जितनी भी बातें मैंने बताई गई है उन बातों को थोड़ा सा बार बार सुनने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले मुद्दे जो है उन पिछली बातों के आधार पर वहां पे विश्लेषित होने वाले हैं। तो हम अभी के लेक्चर में जो है वहां पे भाषा ध्वनि नामक जो मुद्दा है हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ उसकी बात करेंगे। देखिएगा, मैंने अभी कहा था कि भाषा विज्ञान में या ध्वनि विज्ञान में भाषा ध्वनि ये जो संकल्पना है ये विशेषतः अन्य ध्वनियों अर्थात सामान्य ध्वनियों से अलग करने के लिए ये संकल्पना हमारे सामने रखी गई है। तो इसमें क्या आ जाता है, तो मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनियां जो भाषा बोलने में सहायक है, भाषा के उच्चारण में सहायक है, वही ध्वनियां जो है भाषा ध्वनि के रूप में पहचानी जाती है। तो भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा ध्वनि को बहुत ही अच्छी तरह से वहां पे प्रस्तुत किया है, विश्लेषित किया है। मैं वो बातें थोड़ी सी आपके सामने रखता हूं। देखिएगा, भाषा वैज्ञानिकों का मानना यह है, देखिए भाषा ध्वनि क्या है, किसी वस्तु की क्रिया से आवाज के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। अर्थात वो बात जो है थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना यह है किसी भी वस्तु की क्रिया से या आवाज के कारण जो उत्पन्न होता है उसे ध्वनि कहते हैं। पानी में मछली कूदती है, समंदर में आप कभी सैर पर गए होंगे तो वहां पे मछलियां बहुत बड़ी बड़ी होती है और वो कूदते समय वहां पे आवाज किस प्रकार से आती है। पानी में मछली कूदती है, आकाश में छोड़े गए तीर गति
हवा की प्रतिक्रिया के रूप में वहां पे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आकाश में जब हम तीर छोड़ते हैं तो गति के कारण हवा को चीरते हुए जब वो जा रहे होते हैं तो वहां पे उसकी प्रतिक्रिया में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तूफान, वायु की गति आदि के कारण ध्वनि निर्माण होती है। इस दृष्टि से विचार करें तो ध्वनि का क्षेत्र बहुत विस्तृत बन जाता है। मतलब ये जो प्राकृतिक स्थितियां जो है, निसर्गतः जो स्थितियां निर्माण हुई है, उन स्थितियों से निकलने वाली आवाजों को लेकर जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमें ऐसा लग सकता है कि ध्वनि का क्षेत्र जो है बहुत विस्तृत है, व्यापक है। किंतु भाषा विज्ञान में जिस ध्वनि का अध्ययन किया जाता है वह उतनी व्यापक नहीं है। ये बात स्पष्ट है कि हम भाषा विज्ञान में जिस ध्वनि का अध्ययन करते हैं वह प्राकृतिक ध्वनि की तुलना में उतनी व्यापक नहीं है, उतनी वहां पे विस्तृत नहीं है। अन्य ध्वनियों से अलग करने के लिए इसे भाषा ध्वनि कहा गया है। अगर प्रकृति में मौजूद बहुत सारी ध्वनियां हैं तो उससे हमें इसे अलगाने के लिए भाषा वैज्ञानिकों ने इसे भाषा ध्वनि कहा है और इसलिए इसे अलग दिखाने के लिए भाषा ध्वनि नामक संकल्पना जो है चल पड़ी है। यह भाषा ध्वनि भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुतम इकाई है। अर्थात ये जो भाषा ध्वनि है भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की लघुतम इकाई है। लघुतम माने सबसे छोटी, सबसे सूक्ष्म इकाई है, जिसका उच्चारण एवं श्रवण की दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व है। मतलब जिसका उच्चारण और श्रवण की दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व है। अर्थात ये ध्वनि ऐसी है कि जिसका हम उच्चारण कर सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, अर्थात वह सूक्ष्म अंश जो है वह ध्वनि है। भाषा ध्वनि का प्रयोग केवल भाषा में होता है। अर्थात ये स्पष्ट है कि इसमें भाषा शब्द जुड़ने के कारण भाषा ध्वनि का संबंध हम जोड़ सकते हैं कि भाषा ध्वनि का प्रयोग केवल और केवल भाषा में होता है। भाषा विज्ञान में ध्वनि शब्द का प्रयोग भाषा ध्वनि के अर्थ में ही किया जाता है। भाषा विज्ञान में ध्वनि शब्द का जो प्रयोग है वो विशेषतः भाषा ध्वनि के रूप में ही करते हैं। अर्थात अब आज से ये बात समझ लीजिएगा कि जब आप भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि की बात कर रहे हैं या ध्वनि को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहां पे वह ध्वनि मतलब भाषा ध्वनि है, ऐसा उसको मान लीजिएगा। अर्थात ध्वनि विज्ञान में जो भी कुछ ध्वनियों की चर्चा की जाती है उसको हम भाषा ध्वनि कहेंगे। ठीक है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई एक व्यक्ति एक ही ध्वनि इकाई का उच्चारण अनेक बार ठीक ढंग से करता है। देखिएगा, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो एक ही व्यक्ति जो है एक ही ध्वनि का उच्चारण जो है या एक ही ध्वनि इकाई का उच्चारण अनेक बार वहां पे करता हुआ दिखाई देता है। एक ही ध्वनि इकाई के विभिन्न उच्चारण सूक्ष्म दृष्टि से परस्पर भिन्न होते हैं। अर्थात एक ही ध्वनि के जो विभिन्न प्रकार के जो उच्चारण होते हैं वह सूक्ष्म तरीके से वहां पे अलग अलग रूप में वहां पे प्रस्तुत होते हैं। मैं इसके लिए एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। इस उदाहरण के माध्यम से ये बात समझ सकते हैं कि ध्वनि एक है लेकिन कितने प्रकार से, कितने रूपों में वो वहां पे उच्चारित की जा रही है, ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगी। उदाहरणार्थ, मेरे मामा का मकान मामूली मकान न होकर महल की मंजिल है। अर्थात यह जो वाक्य है, ये वाक्य थोड़ा सा और एक बार मैं दोहराता हूं, इसको समझ लीजिएगा कि उदाहरणार्थ, मेरे मामा का मकान मामूली मकान न होकर महल की मंजिल है। अर्थात इस वाक्य में आप थोड़ा सा गंभीरता से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें म ध्वनि जो है, म ध्वनि लगभग 9 बार उसका उच्चारण हुआ है। अर्थात इस वाक्य में आई हुई म ध्वनि उसको 9 बार हमने उच्चारित किया और 9 बार जो है वो अलग तरीके से वहां पे उच्चारित हुई है। इसलिए यहाँ पे हमने कहा था कि एक ही ध्वनि इकाई का उच्चारण हम अलग अलग तरीके से विभिन्न रूपों में वहां पे करते हैं और उस आधार पर उस ध्वनि को जो है हम वहां पे प्रस्तुत करते हैं। देखिए कैसे, मेरे मामा का मकान मामूली मकान न होकर महल की मंजिल है। इस वाक्य में म ध्वनि या म इकाई का 9 बार उच्चारण हुआ है।
सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो सभी उच्चारण एक समान नहीं है। अब देखिएगा, हम अगर उसको बारीकी से देखेंगे, मेरे ये शब्द है, इसमें एक म है, मामा इसमें भी म वहां पे आया है, तो मेरे और मामा के बीच में जो उच्चारण की जो म ध्वनि है वो एक समान नहीं है, वो अलग अलग है। अन्य ध्वनियों के दबाव से इनमें कुछ विभेद हो जाता है, अर्थात मेरे मामा का मकान, अर्थात मकान के अंतर्गत क एक ध्वनि है, अन्य ध्वनियों के उच्चारण के कारण या उसके दबाव के कारण वहां पे उसमें भेद निर्माण होता है। परंतु भाषा में इन 9 उच्चारणों को एक ध्वनि इकाई मानकर व्यवहार करते हैं। अर्थात भाषा में हम क्या करते हैं, 9 प्रकार से म का उच्चारण हो रहा है, लेकिन इसी को ही एक रूप मानकर जो है, ध्वनि की एक इकाई मानकर जो है उसका व्यवहार करते हैं। अन्यथा इसको परखना कठिन होता, नहीं तो हमें क्या होता कि ये 9 बार जो उच्चारित होने वाली म ध्वनि है उसको हम परखना या उसको पहचानना कठिन होता। किसी भाषा में किसी भी ध्वनि इकाई के विभिन्न रूप, अर्थात देखिएगा, किसी भी भाषा में जिस ध्वनि का उच्चारण विभिन्न रूपों में हो रहा है, उन विभिन्न रूपों को संध्वनि या संध्वन कहते हैं। ये बात थोड़ी सी याद रखिएगा कि विभिन्न, एक ही ध्वनि के जो विभिन्न रूप वहां पे उच्चारित होते हैं, उन रूपों को संध्वनि या संध्वन कहते हैं। और इन सभी भिन्न रूपों को व्यक्त करने वाला एक नाम ध्वनिग्राम है। अर्थात म नामक ये जो ध्वनि है, उस ध्वनि को हमने एक वाक्य में देखा कि वो 9 बार या 9 रूपों में उच्चारित हो रही है, तो वहां पे इस एक रूप को वहां पे ध्वनि ग्राम नामक शब्द का प्रचलन जो है वहां पे होता है। इन सभी भिन्न रूपों को व्यक्त करने वाला एक नाम जो है ध्वनि ग्राम वहां पे प्रस्तुत होता है या उसको कहा जाता है। बहुत सी संध्वनियों को अपने अंतर्गत समा पाने के कारण देखिएगा, म के अनेक 9 रूप वहां पे हमने देखे, अर्थात वो संध्वनियां हैं, और उन संध्वनियों का मिलकर एक रूप जो होता है उसको ध्वनिग्राम कहा जाता है। और बहुत सी संध्वनियों को अपने अंतर्गत समा पाने के कारण उसे ध्वनिग्राम कहते हैं। मतलब म को ध्वनिग्राम क्यों कहा गया, क्योंकि म के अंतर्गत उस प्रकार की उतनी ध्वनियां जो है वहां पे उच्चारित हो रही है, इसलिए अनेक विभिन्न प्रकार की ध्वनियां इसमें समा पाने के कारण उसको ध्वनिग्राम कहते हैं। और इस ध्वनिग्राम के लिए एक लिपि चिन्ह मान लिया गया है, और इस ध्वनिग्राम के लिए एक लिपि चिन्ह, अर्थात म जब मैं उच्चारित कर रहा हूं तो म इस ध्वनि के लिए हमारी वर्णमाला में एक वर्ण है, एक चिन्ह है, उसको हमने स्वीकार किया है। भाषा विज्ञान में इस ध्वनिग्राम का उच्चारित रूप स्वनिम कहा जाता है। भाषा विज्ञान में इस मौखिक का रूप जो है उसे स्वनिम कहते हैं। अर्थात स्वनिम जो, या पाठ के शुरुआत से हम स्वन की जो बात कर रहे हैं तो वहां पे हम आ गए हैं। समझ लीजिएगा कि भाषा विज्ञान में इस ध्वनि के मौखिक रूप को हम स्वनिम कहते हैं, और इसी ध्वनि के लिखित रूप को हम लेखिम कहते हैं। अर्थात भाषा विज्ञान की अगर बात की जाए तो वहां पे स्वनिम अलग है और लेखिम अलग है। स्वनिम किसे कहेंगे, जो भाषा के उच्चारण के आधार पर जो ध्वनियां निकलती है उसे स्वनिम कहते हैं, और भाषा के लिखित रूप को हम लेखिम कहते हैं। तो इस तरह से वहां पे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ध्वनिग्रामों का उच्चारित रूप या ध्वनिग्रामों का मौखिक रूप स्वनिम है, और उन्हीं ध्वनिग्रामों का लिखित रूप जो है लेखिम कहा जाता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये बातें आपके थोड़ी सी ध्यान में आई होगी। यह महत्वपूर्ण है कि स्वनिम और संध्वनि किसी भाषा में विशेष होते हैं। अब ये बात थोड़ी सी याद रखिएगा, किसी भी भाषा में ये स्वनिम और संध्वनियां या स्वनध्वन जो होते हैं वो विशेष होते हैं, सभी भाषाओं के लिए सामान्य नहीं होते। अर्थात सभी भाषाओं में उसका एक अपना विशेष स्थान होता है और वो सामान्य रूप से वहां पे नहीं होते, उसमें अनेक रूप वहां पे विद्यमान होते हैं, तो इसलिए वो विशेष होते हैं। प्रत्येक भाषा में स्वनिमों और संध्वनियों की अपनी व्यवस्था रहती है। प्रत्येक भाषा में
अपने स्वनिमों और संध ध्वनियों की वो व्यवस्था रहती है। अब स्वनिमों और संध ध्वनियों को उन बातों के आधार पर समझ लीजिएगा जो मैंने इसके पहले बताई है। संध ध्वनि या संध ध्वन किसे कहते हैं? जो भाषा के जो विभिन्न या उस ध्वनि के जो विभिन्न रूप है उसको संध्वन कहते हैं, और विभिन्न रूपों का एक रूप जो हमने उसको मान लिया है उसको ध्वनिग्राम कहा गया है। और स्वनिम किसे कहते हैं? उन ध्वनिग्राम के मौखिक रूप को, उच्चारित रूप को स्वनिम कहते हैं और लिखित रूप को लेखिम कहते हैं। ये व्यवस्था वहां पे बनाई गई है। भाषा में प्रयोग होने वाली संध ध्वनियों, भाषा में संध ध्वनियों का प्रयोग होता है, ऐसा समझ लीजिएगा। भाषा में जो है संध ध्वनियों का प्रयोग होता है। स्वनिम तो स्वन ध्वनियों के परिवार का सामूहिक एवं सम्मोदक है, अर्थात स्वनिम जो होते हैं संध ध्वनियों का एक सामूहिक रूप है या संबोधक है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो इस रूप में हम देखते हैं कि स्वनिम महत्वपूर्ण है और स्वनिमों के अंतर्गत वहां पे स्वन ध्वनियां आती है जो विभिन्न वाक्यों में विभिन्न रूपों में एक ही ध्वनि के अनेक रूप जो है वहां पे हम देखते हैं। तो इस तरह से भाषा ध्वनि ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ये जो मद्दा आ जाता है, इस मद्दे में हम देखते हैं कि मनुष्य के मुख के द्वारा जो उच्चारित होने वाली जो ध्वनियां हैं उन ध्वनियों को भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा ध्वनि कहा है। और भाषा ध्वनि में भी वहां पे हमने और गहराई में जाकर देखा कि मेरे मामा का मकान न होकर महल की मंजिल है। ये जब हम वाक्य देखते हैं तो इसमें आने वाली म ध्वनि जो है तो कितने रूपों में हमारे सामने आ जाती है? लगभग 9 रूपों में म ध्वनि वहां पे सामने आ जाती है। इसका परिणाम ये हो जाता है कि अनेक रूपों में आने के कारण बाकी की जो ध्वनियां उसके साथ जुड़ी हुई है उनके दबाव के कारण वहां पे हम उस वाक्य का, उन ध्वनियों का जो है निश्चित अर्थ जो है ग्रहण कर पाते हैं। तो इसी आधार पर मुझे लगता है कि स्वनिम अर्थात मौखिक रूप से संबंधित है, लेखिम लिखित रूप से संबंधित है, संध्वन ध्वनियों के विभिन्न रूपों से संबंधित है, ध्वनिग्राम ध्वनि के एक रूप से संबंधित है। तो इस तरह से ये भाषा ध्वनि का जो मुद्दा है मुझे लगता है कि इसमें इतनी बातें काफ़ी है। आपको थोड़ी सी अगर कठिनाई महसूस हो रही है तो मुझे कभी भी पूछिएगा, मैं और अधिक सहज भाषा में, सरल भाषा में इसको विश्लेषित करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस मुद्दे को समझना जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर हम आगे का मुद्दा समझने वाले हैं। तो भाषा ध्वनि कुछ कठिन नहीं है, मनुष्य के मुख के द्वारा उच्चारित होने वाली भाषा में सहायक ध्वनियाँ भाषा ध्वनि है। और उसमें भी हम ध्वनिग्राम की बात कर चुके हैं, स्वनिमों की बात कर चुके हैं, संध ध्वनि या स्वन ध्वनि की बात कर चुके हैं। तो इस तरह से भाषा ध्वनि नामक जो मुद्दा है हमारे सामने वहाँ पे विश्लेषित हम कर सकते हैं। इस तरह से अगले लेक्चर में हम अगला मुद्दा लेकर उपस्थित रहेंगे। इस मुद्दे में अगर कुछ कठिनाई आपको महसूस होती है तो मुझे आप कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर लीजिएगा, मैं और अधिक विस्तार से इसको बताने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।